अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ुहैब सुल्तान। अच्छा बच्चों, कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 को जितनी भी उसकी थ्योरी थी वो सारी कंप्लीट की थी। आज हम जो है ना चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ठीक है, जिसमें सबसे पहले आपके पास आ जाता है जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलते हैं जी पहले मल्टीपल चॉइस पे। A ball is thrown vertically upwards at 19.6 meter per second. For its complete trip mean कि up and down to starting position its average speed is, यानी कि एक बॉल आपने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है विद द स्पीड ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपने उसकी क्या चीज़ निकालनी है जी, एवरेज स्पीड निकालनी है। अब देखें आपके पास चार ऑप्शन है, ए बी सी एंड डी। अब इसमें से जो है ना हमने किस तरह मालूम किया कि इसका ऑप्शन नंबर बी आता है 9.8 मीटर पर सेकंड। तो आपके पास एवरेज स्पीड का जो फार्मूला है वो है जी वी एवरेज इज इक्वल टू वी मैक्सिमम प्लस वी मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। अब देखें जी वी मैक्सिमम है जी आपके पास 9.6, लेकिन वी मिनिमम क्या है जी 0, क्योंकि आपने उसको एक रेस्ट पोजीशन से मूव करवाया, तो इसलिए आपने वी मिनिमम को क्या लिया जी 0। अब देखें एवरेज मालूम करने का यही तरीका है कि दो वैल्यूज़ को ऐड करना है और डिवाइड करना है डिवाइडेड बाई 2 से। ठीक है, तो आपके पास जैसे ही वैल्यू पुट करने के बाद आपने डिवाइडेड बाई 2 किया तो आपके पास वैल्यू आई 9.8 मीटर पर सेकेंड, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बनता है। चलते हैं जी नेक्स्ट एमसीक्यूज़ के ऊपर। तो नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास क्या कहता है जी, इफ़ यू थ्रो अ बॉल डाउनवर्ड देन इट्स एक्सेलरेशन इमीडिएटली आफ्टर लीविंग हैंड एज्यूमिंग नो एयर रेजिस्टेंस इज़। ठीक है, कि एक बॉल आपने थ्रो किया है डाउनवर्ड में, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी आफ्टर लीविंग योर हैंड, और हमने ये एज्यूम करना है कि उसकी एयर रेजिस्टेंस है वो क्या है जी 0 है। तो उसकी जो इधर हमने ऑप्शन लिखना है जी वो है जी आपके पास ऑप्शन नंबर ए 9.8 मीटर पर सेकंड, जबकि बाकी ऑप्शन क्या है जी मोर देन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेस देन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डी है जी स्पीड ऑफ थ्रो इज़ रिक्वायर्ड फॉर आंसर। अब इसका आंसर 9.8 मीटर पर सेकंड क्यों है जी, एज लॉन्ग एज अ बॉडी लीव्स सोर्स ऑफ फोर्स। मेन के यहाँ पे आपके पास क्या है जी, सोर्स ऑफ फोर्स आपका हाथ है। ठीक है, इट्स एक्सेलरेशन विल रिमेन कांस्टेंट एंड विल बी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीन के इसका जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी, जो कि कांस्टेंट होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की इक्वल होती है। अच्छा जी, थर्ड एमसीक्यू है आपके पास, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम गिव्स। ये तो आपने जो है टॉपिक भी पढ़ा था मोमेंटम वाला, तो उसमें देखें आपने फोर्स एंड मोमेंटम के दरमियान जो रिलेशन पढ़ी थी वो यही चीज़ पढ़ी थी कि फोर्स इज इक्वल टू डेल पी ओवर डेल टी, मीन के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आता है। अब जी फोर्थ आपके पास एमसीक्यू आ गया जी, द एरिया बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन और पावर। तो ये आता है जी आपके पास डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आपके पास वेलोसिटी किससे बना होता है जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, तो आपके पास आ जाता है ये ऑप्शन नंबर बी। अब जी पांचवें एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं जी, इफ द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ग्रेजुअली डिक्रीजेस, ठीक है, देन द बॉडी इज सेट टू बी मूविंग विद। देखिए पहले इसका ऑप्शन आता है जी पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड जीरो एक्सेलरेशन। अब देखें जी स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने पढ़ा था वो किसके इक्वल होता है जी, एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। ठीक है, तो अभी इधर देखें, इधर अगर इसका ग्राफ डिक्रीज कर रहा है तो मतलब क्या कि आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगी जी, नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगी। ठीक है, इससे आगे चलते हैं जी नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर। अ 7 kg bowling ball experiences a net force of 5 न्यूटन, व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन। कि एक बॉलिंग बॉल है जो जिसका मास कितना है जी 7 kg है, और उसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही है जी 5 न्यूटन। ठीक है, और हमने क्या चीज़ मालूम करनी है, उसकी एक्सेलरेशन। आप देखें जी ऑप्शन आपको 4 दिए हुए हैं, लेकिन आप कैसे मालूम करोगे, आपको न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन पता है जी, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए। आपने एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन इधर ही रखें और बाकी मास को दूसरी साइड पे डिवाइड कर दें, तो आपके पास एक्सेलरेशन आएगा जी ए इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो फोर्स भी आपको गिवन है 5 न्यूटन और मास भी आपके पास गिवन है 7 kg। 5 डिवाइडेड बाय 7 विल बी इक्वल टू 0.71 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बनता है जी आपका ऑप्शन नंबर डी। 7 के ऊपर चलते हैं जी, द एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स इज। देखिए जी इम्पल्स में हमने पढ़ा था कि इम्पल्स किसके इक्वल होता है जी, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम ऑफ इम्पैक्ट। तो देखें जी फोर्स किसके इक्वल होता है जी, उसका यूनिट क्या है जी न्यूटन, और टाइम का यूनिट है जी सेकंड। तो इसका यूनिट क्या बन गया जी न्यूटन सेकंड। तो ये ऑप्शन नंबर बी आता है आपके पास। अब जी 8 एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं जी, अ बॉल विज ओरिजिनल मोमेंटम 4 kg
positive 4 kg meter per second hits a wall and become and bounce back straight back without losing any kinetic energy. The change in momentum of ball is, हमने ये बताना है कि एक बॉल है जो इसको आपने 4 kg मीटर पर सेकेंड मोमेंटम से बॉल के ऊपर हिट किया है और वो स्ट्रेट बैक जो है ना बाउंस बैक हुआ है, ठीक है, और जिसमें किसी किस्म की कोई काइनेटिक एनर्जी लूज़ नहीं हुई। तो हमने बताना है कि चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल है। देखें जी, चेंज इन मोमेंटम का फार्मूला है डेल पी इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई। अब देखें जी, पी आई तो आपके पास कितना है जी 4 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और बाउंसिंग बैक पे भी उतना ही आपके पास मोमेंटम आएगा। तो मोमेंटम मीन की कंजर्व है क्योंकि इलास्टिक को लेकिन है, लेकिन क्या है विद द नेगेटिव साइन। तो -4 Newton/सेकेंड माइनस इंटू +4 Newton/सेकेंड। अब देखें जी प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस, एंड माइनस इंटू माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी प्लस होगा, लेकिन साइन किसका आएगा जी माइनस का। तो आपके पास आ जाता है जी -8 Newton/सेकेंड। तो ये ऑप्शन नंबर डी बनता है आपके पास। अब 9 MCQ के ऊपर आते हैं जी। अ बॉडी इज ट्रेवलिंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। If s1 is the distance travel in first second and s2 is the distance travel in second, which of the following shows a correct relationship between s1 and s2। तो देखें जी, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ बॉडी ट्रेवल कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड। s1 क्या है जी फर्स्ट सेकेंड है और s2 क्या है जी सेकेंड है। तो हमने इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप बताने हैं। अब देखें 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, उसको हम लोग मालूम करते हैं क्यों ये करेक्ट है। देखें S1 आपके पास किस तरह निकाला है जी, आपके पास है जी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आती है जी 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र, ठीक है। तो अब हम देखें इधर से s निकालना है तो S1 को इधर ही रखे और बाकी 2a को डिवाइड कर दिए। देखें अब हम पहले सेकंड के लिए मालूम कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग जो है ना इधर 1 यूज़ करेंगे। तो देखें फाइनल वेलोसिटी क्या है जी, आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसी तरह ही जो इनिशियल, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुई है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0। तो आपके पास इनको सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर क्या है जी 5 मीटर। जबकि S2 अब सेकेंड है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 10 और उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी जी 20, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। तो आपके पास जो इधर आंसर आया जी 15 मीटर आया। तो अगर इन दोनों को देखा जाए तो आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा कि S2 क्या है जी 3 टाइम ऑफ S1। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बनता है। अब जी 10वें MCQ के ऊपर आते हैं। ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ये तो हमने टॉपिक में भी पढ़ा था कि जो आपका वेलोसिटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो थ्रू आउट द ट्रेजेक्ट्री क्या होता है जी कांस्टेंट होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आता है। अब जी 11 के ऊपर आते हैं जी। अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन हॉरिजेंटली फ्रॉम अ 490 मीटर हाई क्लिफ विद द वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड इज। अब देखिए जी, हमने इसमें टाइम पीरियड हमने बताना है कि इतनी उसकी हाइट है और इतनी उसकी वेलोसिटी, और हमने क्या चीज़ बताना है जी उसका टाइम पीरियड। तो हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि जो बॉडी का मोशन है वो क्या है जी फ्री फॉल मोशन है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी जी 0 होगी, ठीक है। यानी कि एक रेस्ट पोजीशन से वो उसको फॉल किया गया, ठीक है। नाउ यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है जी s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। अब देखें इधर वी आई अगर 0 है तो इक्वेशन में ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। बाकी इक्वेशन जो रहेगी, अब देखें इसमें हाइट भी दिया हुआ है तो डिस्टेंस s की जगह हम लोग क्या यूज़ करेंगे h यूज़ करेंगे। बाकी इक्वेशन देखें आपके पास हाफ और a की जगह क्या आएगा g, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ वो मूव करेगा, हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखें t हमने मालूम करना है, t इधर ही रखेंगे और बाकी 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और g डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसका स्क्वायर है तो अंडर द रूट, तो आपके पास t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2h डिवाइडेड बाई g। तो 2 मल्टीप्लाई बाई हाइट आपको दी हुई है जी 490 डिवाइडेड बाई 9.8। तो इधर से आपके पास टाइम क्या है जी 10 सेकेंड। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आता है। अब जो 12 MCQ है जी। अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट 45 डिग्री to the horizontal with an initial kinetic energy E, assuming a resistance to be negligible. What will be the kinetic energy of a projectile when it reaches its highest point? मतलब कि हमने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया है जी 45 डिग्री पे, ठीक है। जो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है जी ई के इक्वल है। हम एज्यूम ये भी कर रहे हैं कि उसकी एयर रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए जी निग्लिजिबल होनी चाहिए। तो हमने उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी बतानी है जब वो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर पहुंचेगा। तो देखें उसको मालूम करने के लिए
एट मैक्सिमम हाइट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज जीरो। ये हमने पढ़ा था कि वर्टिकल कंपोनेंट जो है ना जीरो हो जाता है मैक्सिमम हाइट के ऊपर, क्योंकि इससे ऊपर जो है ना प्रोजेक्टाइल मूव नहीं करता है। एंड वी विल हैव ओनली हॉरिजेंटल कंपोनेंट, ठीक है। तो आपके पास जो फाइनल जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी रह जाएगी वो क्या हो जाएगी जी, ई पीक विल बी इक्वल टू हाफ एम वी एक्स स्क्वायर। क्यों एम वी एक्स क्यों यूज़ किया जी, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक्स कंपोनेंट रह जाते हैं। तो देखिए वी एक्स किसके इक्वल होता है, वी कॉज ऑफ थीटा के, तो ये इसका स्क्वायर। तो आपके पास जो इक्वेशन बनी है जी वो आ गई हाफ एम वी स्क्वायर कॉज ऑफ, अब देखें थीटा की वैल्यू भी दी हुई है तो थीटा की वैल्यू हमने इधर पुट की 45 डिग्री। अब बाकी अगर इधर देखें तो ये आपके पास किसके इक्वल होता है जी, हाँ आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो कि ई के इक्वल है। बाकी कॉज ऑफ 45 डिग्री का स्क्वायर कितना आ जाती है 0.5। तो इधर से आपके पास जो आंसर बना वो क्या बना है जी, ई पी, यानी कि मैक्सिमम पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो कितनी आ जाएगी जी 0.5 ऑफ ई, जो आपने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसको दी। अब जी 13 पे चलते हैं जी। टू इम्प्रूव द जंपिंग रिकॉर्ड द लॉन्ग जंपर शुड जंप एट एन एंगल ऑफ, अब देखें इसमें हमने पढ़ा था कि अगर आपने रेंज मैक्सिमम रखनी है तो आपका एंगल कितना होना चाहिए जी प्रोजेक्टाइल का 45 डिग्री। तो इधर भी वही बात है कि अगर जंपर ने अपने जंपिंग रिकॉर्ड को इम्प्रूव करना है तो उसको 45 डिग्री एंगल से अपने आप को जंप करवानी होगी, ठीक है। अब जी 14 आपके पास एमसीक्यू है, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन एन हॉरिजेंटल प्लेन इज सेम फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स। ये देखें जी वो पेयर ऑफ एंगल वाला जो आपके पास लास्ट टॉपिक था उसमें मैंने आपको बताया था कि ऐसे दो एंगल्स जो कि कम्प्लीमेंट्री हो, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से जी, जिनका सम क्या हो 90 डिग्री के इक्वल हो। अब देखें जी इन दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, इन दोनों का भी सम 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, और ना ही इन दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल है। जबकि जो ऑप्शन नंबर बी है 43 डिग्री एंड 47 डिग्री, इन दोनों को अगर ऐड करें तो ये क्या बनते हैं जी कम्प्लीमेंट्री एंगल, मीन के इनका सम 90 डिग्री के इक्वल है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी आता है। तो आपके एमसीक्यू आज क्लियर हो गए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपकी जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मीन के आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।